नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें समय में पीछे ले जाएगा। हम जानेंगे उन शक्तिशाली राजवंशों की कहानी जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिख डाली। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम साम्राज्यों के बनने और बिखरने की इस शानदार दास्तां को शुरू करने जा रहे हैं। सोचिए जरा, एक ही जमीन, हजारों साल और सैकड़ों राजवंश। यही तो है भारत की कहानी। यह सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, ये तो साम्राज्यों के उठने और गिरने का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। एक ऐसा चक्र जिसने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की राजनीति और हमारी पहचान पर अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। और ये टाइमलाइन देखिए ज़रा, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ये सफ़र कितना लंबा और शानदार होने वाला है। हम शुरू करेंगे ईसा पूर्व 321 से और पहुंचेंगे सीधे 1947 तक, मतलब प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक। हम देखेंगे कि कैसे वक्त के साथ सत्ता का खेल बदलता गया। तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। ये वो दौर था जब पहली बार एक विशाल, एक मुत्तहिद भारतीय साम्राज्य का सपना हकीकत बना था। और इस विशाल साम्राज्य की कहानी की शुरुआत होती है मौर्य वंश से। यही वो लोग थे जिन्होंने भारत में पहली बार एक इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी। तो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन इसको इसकी असली बुलंदियों तक पहुंचाया सम्राट अशोक ने, अशोक महान। और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मौर्यों की विरासत आखिर थी क्या? देखिए, उन्होंने सिर्फ भारत का पहला विशाल साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। और कह सकते हैं कि उन्होंने आने वाले साम्राज्यों के लिए एक तरह का टेम्पलेट सेट कर दिया। मौर्यों के पतन के बाद सीन पूरा बदल गया। एक बहुत बड़ा धार्मिक और राजनीतिक बदलाव आया। शुंग वंश ने सत्ता संभाली। अब देखिए, जहां मौर्य बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं शुंगों ने ब्राह्मणवाद को फिर से स्थापित किया। मतलब एक पूरा शिफ्ट था ये। और इसके बाद भारतीय इतिहास में एक नया, एक सुनहरा दौर आया। हम बात कर रहे हैं गुप्त वंश के शासन की, जिसे भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। अब इस वंश की शुरुआत तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और महान चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे शासकों ने इसे एक ऐसे शानदार साम्राज्य में बदल दिया जिसके मिसालें आज भी दी जाती हैं। और इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाकई में था। गुप्त काल में विज्ञान हो, कला हो या साहित्य, हर चीज ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और इसका असर आज भी पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। चलिए अब हम भारत के इतिहास के मध्यकाल में चलते हैं। ये दौर था जबरदस्त संघर्ष और बदलाव का। इसमें कई योद्धा राज्यों का उदय हुआ और नए नए विजेता सामने आए। इसी दौर में राजपूत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई एक साम्राज्य नहीं थे, बल्कि प्रतिहार, चौहान और परमार जैसे शक्तिशाली योद्धा कुलों का एक समूह थे। और दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान का नाम वो तो हम सब ने सुना ही है। इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत का दौर, जो अपनी राजनीतिक उथल-पुथल के लिए जाना जाता है। गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। मतलब एक के बाद एक 5 राजवंशों ने यहाँ से हुकूमत की। क्या माहौल रहा होगा। अब हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसने भारत को एक बार फिर से एक किया, मुगल। उन्होंने अपनी कला, अपनी वास्तुकला और अपनी प्रशासनिक समझ से इस पूरे उपमहाद्वीप को एक नया ही चेहरा दे दिया। मुगल वंश ने 1526 से लेकर 1857 तक, मतलब लगभग 300 सालों तक शासन किया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने भारतीय इतिहास के एक पूरे युग को डिफाइन कर दिया। तो इस शानदार वंश की नींव रखी थी बाबर ने। फिर आए अकबर, जहांगीर और शाहजहां, जिन्होंने इसे बुलंदियों पर पहुंचाया। औरंगजेब को इस वंश का आखिरी महान शासक माना जाता है। मुगलों की विरासत, अरे वो तो आज भी हमारे चारों ओर है। ताजमहल जैसी शानदार इमारतों से लेकर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे उन तक, उनका असर आज भी महसूस होता है। उन्होंने फारसी और भारतीय परंपराओं का एक ऐसा संगम बनाया जो वाकई बेमिसाल था। चलिए अब हम अपनी कहानी के आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं। होता ये है कि जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर होती गई, नई ताकतों को उभरने का मौका मिल गया।
और सत्ता का पूरा समीकरण एक बार फिर से पूरी तरह बदल गया। ये टाइमलाइन इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, पहले मराठा और सिख जैसी क्षेत्रीय शक्तियां उभर कर आईं, लेकिन फिर उनका भी पतन हुआ और आखिर में ब्रिटिश शक्ति ने पूरे भारत पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो जब मुगल कमजोर पड़ रहे थे, दो बड़ी ताकतें सामने आईं। एक तरफ थे छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा, जो स्वराज यानी अपने राज के लिए लड़े, और दूसरी तरफ थे महाराजा रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य, जिन्होंने पंजाब में एक बहुत मजबूत शासन स्थापित किया। और फिर वो साल आया 1947। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये हजारों सालों से चले आ रहे साम्राज्यों और विदेशी शासन के युग का अंत था। ये एक नए, आधुनिक और आजाद भारत के जन्म का पल था। तो इस पूरे सफर के बाद आखिर में एक सवाल। इतने सारे महान राजवंशों को हमने देखा, मौर्य, गुप्त, मुगल। तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से किसकी विरासत आज के भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? सोचिएगा जरूर।